हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। उत्तर प्रदेश में जो बीएड के कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम की फॉर्म निकले थे, आप लोगों ने फिल किए होंगे। तो जो बच्चे कॉमर्स से सब्जेक्ट से हैं, जिनका सब्जेक्ट कॉमर्स है, से फॉर्म फिल किए, क्योंकि इसमें 50 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। तो जिन बच्चों ने कॉमर्स सब्जेक्ट रखा है अपना, उन लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि आप लोग अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। अच्छा खासा टाइम है आपका, लमसम 1 मंथ का टाइम है। इतने दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा, और प्रैक्टिस करते रहिएगा तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर लीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर करिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्वेश्चन हो कमेंट करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्राप्त छूट है या कटौती भी कह सकते हैं आप इसे। डिस्काउंट रिसीव्ड आर डिडक्टेड व्हेन वी रिसीव कैश, given by us when we sell goods on credit, deducted by us when we pay our accounts, none of these। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डिस्काउंट होता है, जो रिसीव हो रहा है, एक तो डिस्काउंट होता है कि पे कर रहे होते हैं या फिर रिसीव हो रहा होता है, तो यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। तो रिसीव किसी चीज में कैसे होगा, जब कोई भी पेमेंट आप कर रहे होंगे किसी दूसरे व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति आपको कुछ छूट दे रहा है, कटौती दे रहा है। जैसे कि आपको 1000 का पेमेंट करना है किसी दूसरे व्यक्ति को, और उसने आपको 10% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो आपको कितने पेमेंट करना होगा, 1000 का 10% अगर निकालेंगे 100 आ जाएगा, तो आपको 900 ही पे करना होगा। तो वो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं कि जो हमें नगद प्राप्त होता है तो कटौती होती है। जब हमें तब दिया जाता है जब उधार हम सामान कोई बेचते हैं। जब हम अपने खातों का भुगतान करते हैं तो हम हमारे द्वारा जो कटौती दी जाती है या की जाती है या हमको मिलती है, उनमें से कोई नहीं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा कि जो डिडक्टेड बाय अस व्हेन वी पे आवर अकाउंट्स, तो हम अपने अकाउंट्स को पे कर रहे हैं। तो मैंने बताया था ना कि कुछ भुगतान कर रहे होते तो सामने वाला व्यक्ति हमको कटौती देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी कोष का उपयोग माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज यूज ऑफ फंड। अ डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, अ डिक्रीज इन कैश, एन इंक्रीज इन अकाउंट पेएबल, एन इंक्रीज इन कैश। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि जो कोष होता है यानी कि जो फंड्स होते हैं, तो एक तो हो जाता है सोर्सेज ऑफ फंड और दूसरा होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड, या फिर यूजेस ऑफ फंड भी कह सकते हैं। तो कहाँ पर आपने जो फंड्स होते हैं, अगर नॉर्मल भाषा में कहें कि धन जो होता है उसका जो उपयोग किया है आपने, कहाँ पर किया है। प्राप्य खातों में कमी, नकदी में कमी, देय खाते में वृद्धि, नकदी में वृद्धि। कहाँ पर हो जाएगा कि जो कैश है हमारी, जब वो डिक्रीज होती है, यानी कि आपने कोई, जैसे सपोज कर लीजिए कोई फिक्स एसेट आपने परचेज करी, मशीनरी परचेज करी, तो उसके बदले में आपने क्या दिया होगा, कैश दिया होगा। जहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है कि अगर आपने उधार क्रय की है, क्रेडिट पे करी है या फिर कैश पे करी है, तो यहाँ पर सीधे पूछा गया है यूज किया है, तो इसका मतलब आपने कैश पे करी है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेबिट नोट किस लेन देन के लिए तैयार किया जाता है। डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड फॉर विच ट्रांजैक्शन। फॉर परचेज ऑफ गुड्स, फॉर कैश सेल ऑफ गुड्स, फॉर परचेज रिटर्न, फॉर सेल्स रिटर्न। क्वेश्चन कह रहा है कि जो डेबिट नोट होता है किस लेन देन, किस तरह का ट्रांजेक्शन के लिए इसको यूज करते हैं। तो एक तो डेबिट नोट होता है और एक हो जाता है क्रेडिट नोट। तो जो डेबिट नोट होता है उसको डेबिट मेमो भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। हो सकता है डेबिट नोट के नाम से ना लिखा हो, डेबिट मेमो के नाम से लिखा हो, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाइएगा। तो जो डेबिट नोट होता है उसको हम जो यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं, जो हमने परचेज किया होता है, जो परचेज होगा उसका जो रिटर्न होता है उसके लिए यूज किया जाता है, यानी कि फॉर परचेज रिटर्न के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन और आता है कि ये किसके द्वारा इशू किया जाता है और किसको किया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो डेबिट नोट होता है ये इशू किया जाता है फ्रॉम ए बायर टू ए सेलर। जो बायर होता है, जो क्रेता होता है, क्रेता सेलर जो होगा उसको इशू करता है। एक साथ ये रिक्वेस्ट को इंडिकेट कर रहा होता है, समझ लीजिए कि जो फंड्स हैं, जो भी आपने फंड दिए हैं उसको रिटर्न कर दिया जाए, क्योंकि जो भी आपने परचेज किया था उसको रिटर्न किया है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल स्वामित्व के लिए लेखांकन समीकरण दृष्टिकोण किस समीकरण का पालन करता है? Which equation is followed by accounting equation approach for sole proprietorship? Asset is equal to liabilities into owner's equity. Assets is equal to liabilities plus owner's equity. Assets is equal to liabilities upon capital. Assets is equal to liabilities minus shareholders equity. क्योंकि कह रहा है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, एकल व्यापारी होते हैं, उनकी जो वो बनती है तो जो भी हो सबकी सेम ही रहती हैं मोस्टली। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बी ऑप्शन दे रखा है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। क्योंकि एक साइड जो बैलेंस शीट बनती है, एक साइड एसेट होती है, दूसरी साइड क्या हो जाती है? लायबिलिटीज होती हैं। लायबिलिटीज में आपकी लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी रहती है और एसेट आपकी दूसरी साइड आ जाती है, इसमें आपकी फिक्स्ड और करंट एसेट्स रहती हैं। या जो मल्टीप्लाई वाला दे रखा है तो सीधे से ही गलत हो जाएगा, ये तो सही होगा आपका बी पॉइंट। और सी वाला अपॉन में है तो अपॉन में होता नहीं है, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस होता नहीं है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देनदार क्या है? व्हाट इज द डेटर? ऐसे तो बहुत सिंपल सा कहते हैं डेटर और क्रेडिटर, लेकिन होता क्या है एग्जैक्टली अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए डेटर की तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डेटर क्या होते हैं आइए देखते हैं। A debtor has a debt or legal obligation to pay an amount to another person or entity. A debtor is a term used in accounting to describe an entity can either be a person, organization or a government body that is owed money. A debtor is an entity, person or institution that extends credit by giving another entity permission to borrow money intended to be repaid in the future. None of these. यहाँ पर जो डेटर क्या होते हैं तो क्रेडिटर होगा, डेटर होता है। डेटर वो व्यक्ति होते हैं जिनसे कि हमें कोई भी धनराशि मिलनी होती है। एसेट होते हैं, करंट एसेट होते हैं ना डेटर आप लोगों की जो देनदार होते हैं, तो उनसे कोई धनराशि हमें मिलनी है, हमने जो सेल करी होती है, क्रेडिट पर सेल किया होता है, तो वो राशि हमको मिलनी होती है, वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस में दे रखा है उसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा कि जो डेटर होता है has a debt or legal obligation to pay an amount to another person or entity, कि जो देनदार होता है उसके पास किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को राशि का भुगतान करने का ऋण या फिर कानूनी दायित्व होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधार पर खरीदी गई अचल संपत्तियों को दर्शाया गया है। फिक्स्ड एसेट परचेज्ड ऑन क्रेडिट आर शोन इन परचेज बुक, कैश बुक, जर्नल, प्रॉपर जर्नल, यानी कि नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसी फिक्स्ड एसेट जो कि क्रेडिट पर परचेज की जाती हैं उनको हम कहाँ शो करते हैं? तो जो क्रेडिट पर परचेज की जाएंगी उनको हम जो सामान्य जर्नल यानी कि जो प्रॉपर जर्नल हम बनाते हैं सबसे पहले वहां पर ही शो किया जाता है क्योंकि जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्योंकि जो सबसे पहले रिकॉर्ड होता है यानी फर्स्ट रिकॉर्ड की बुक है वो आपकी जर्नल होती है, तो सबसे पहले हम जर्नल में ही दिखाते हैं, उसके बाद लेकर के हम उससे जब लेजर बनाते हैं तो लेजर में अलग अलग उस पर लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम दिखाएंगे वो प्रॉपर जर्नल में ही दिखाएंगे। अगर यहाँ पर प्रॉपर जर्नल आंसर नहीं दे रखा होता ऑप्शंस में आपके, तो वहाँ पर हम उसे दिखाते। करेक्ट इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट करिए कि अगर जर्नल नहीं दे रखा होता तो वहाँ पर डायरेक्ट बात की जा रही होती लेजर की, तो वहाँ पर हम किस बुक में उसको दिखाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहरण खाता है, ड्राइंग अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो जो ड्राइंग अकाउंट होता है किस तरह का अकाउंट है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कई बार मैं आप लोग को बता चुकी हूँ इसके बारे में। जो ड्राइंग अकाउंट होता है वो हो जाएगा व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं जल्दी से रिकॉल करिए। 3 टाइप्स के होते हैं जो अकाउंट्स होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कौन से हो जाएंगे? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूजफुल ओनली टू द मैनेजमेंट। अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नो एडजस्टमेंट्स आर मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड अफर्ड इनकम।
Accounting is the language of business. Depreciation accumulated over few years following straight line method is more than that calculated under diminishing balance method. क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सत्य नहीं है, सही नहीं है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, आइए देखते हैं। जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें पहला जो कहा है कि लेखांकन जानकारी केवल प्रबंधन के लिए उपयोगी है, तो यही सीधे से गलत है। इससे प्रबंधन के लिए उपयोगी नहीं होती है। जो भी अकाउंटिंग रखी जाती है मैनेजमेंट के लिए तो होती ही है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए भी होती है, जो भी कंपनीज इन्वेस्ट करना चाह रही हैं निवेशकों के लिए भी होती है, जो लोन देना चाहते हैं या फिर ऋण देना चाहते हैं उनके लिए भी होती है, तो सभी के लिए उपयोगी होती है। तो ये पहला पॉइंट ही गलत हो जाएगा। आइए और देख लेते हैं। जो सेकंड वाला दे रखा है कि लेखांकन के नगद आधार के तहत बकाया खर्चों और अर्जित आय के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता। करेक्ट है, क्योंकि जब कैश बेसिस ऑफ पर हम कर रहे होते हैं तो सिर्फ जो कैश में हमने चीज पेमेंट किया हो या फिर रिसीव किया हो उसको ही शामिल किया जाता है, और स्टैंडिंग या फिर जो अकर्ड होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, करेक्ट है। या फिर जो थर्ड पॉइंट का है, फोर्थ पॉइंट है डी वाला, डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड ओवर फ्यू इयर्स फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन मेथड इज मोर देन दैट कैलकुलेटेड अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। करेक्ट है ये वाला भी, कि जो स्ट्रेट लाइन के जो मेथड्स होते हैं अलग अलग डिप्रिसिएशन निकालने के, मैंने आप लोग को बताया हुआ है। तो वहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन मेथड विधि होती है और जो दूसरी विधि होती है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो जो स्ट्रेट लाइन से होता है वो ज़्यादा होता है उसकी तुलना में। करेक्ट है। क्या गलत हो जाएगा, पहला वाला पॉइंट ही गलत हो जाएगा कि जो लेखांकन होता है अकाउंटिंग होती है उससे प्रबंधन के लिए उपयोगी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कल पर डेट है ट्रायल बैलेंस इज ए रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट। तो जो ट्रायल बैलेंस होता है वो क्या है? तो ट्रायल बैलेंस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग की जाती है या फिर जो भी हम ट्रांजैक्शन हम करते हैं उसको जो एक सीरीज में उसके बारे में एक लिखते हैं। सबसे पहले बुक कीपिंग है, फिर अकाउंटिंग आती है, एडजस्टमेंट होता है, ट्रायल बैलेंस आता है, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो वहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस होता है वो कोई अकाउंट नहीं होता, किसी भी तरह का खाता नहीं होता। जो भी हमने लेजर में खाते रखे होते हैं, अकाउंट्स बनाए होते हैं, उनकी क्या होता है, उनके जो बैलेंस निकल के आते हैं उनकी एक लिस्ट होती है, उसके बारे में दिखाता है। तो ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि सभी खातों की शेष राशि की सूची है, लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल पृष्ठ प्रणाली बहीखाता प्रणाली की डैश है, सिंगल एंट्री सिस्टम, बुक कीपिंग सिस्टम डैश, बेस्ट सिस्टम, साइंटिफिक सिस्टम, इनकम्प्लीट सिस्टम, मोस्ट पॉपुलर सिस्टम। कि जो एकल पृष्ठ सिंगल एंट्री सिस्टम होता है और जो बहीखाता प्रणाली होता है बुक कीपिंग सिस्टम का क्या है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो एक अपूर्ण प्रणाली है, इनकम्प्लीट सिस्टम है, क्योंकि जो डबल एंट्री सिस्टम होता है वहाँ पर दोहरा लेखा प्रणाली, जो भी खाते बनाए जाते हैं उनके दोनों पक्षों को लिखा जाता है, दोनों पक्षों को दिखाया जाता है। लेकिन जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है वहाँ पर ऐसा नहीं होता, इसीलिए वो क्या है, एक इनकम्प्लीट सिस्टम है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी पर ब्याज के लिए समायोजन पुष्टि करते समय जो खाता जमा किया जाता है वह है द अकाउंट विच विल बी क्रिएटेड व्हाइल मेकिंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो कैपिटल होती है उस पर जो ब्याज दिया जाता है उसके लिए जो एडजस्टमेंट एंट्री की जाएगी तो वहां पर कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है उसको जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो उसके लिए जो एंट्री की जाएगी वहां पर कौन सा अकाउंट क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, जो पूंजी खाता होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ट्रेडिंग खाता में दिखाई देगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल अपेयर इन द ट्रेडिंग अकाउंट। यानी कि जो हम व्यापारिक खाता बनाते हैं इसमें से कौन सी चीजें व्यापारिक खाते में दिखाई जाती हैं। पावर एंड फ्यूल, सैलरीज टू ऑफिस स्टॉक, रिपेयर्स टू मशीनरी, डिप्रिसिएशन ऑफ ऑन ऑफिस कार। तो यहाँ पर आपको एक चीज पता ही होगी कि जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है
उसमें सिर्फ जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को बनाने से, मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड होते हैं, उनको ही दिखाया जाता है। तो अब यहाँ पर ये देखना है हमको कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। कौन सी हो जाएंगी? तो जो आपका बिजली और ईंधन है, पावर एंड फ्यूल है, क्योंकि कोई भी मशीन प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीनरी लगेगी और उसके लिए पावर एंड फ्यूल लगेगा। उसके बिना आप कोई भी प्रोडक्ट को नहीं बना सकते। तो इसको ही हम दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। बाकी की ये तीनों चीजें कहाँ जाएंगी? बाकी की ये तीनों ही चीजें जाएंगी जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसके डेबिट साइड में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम खातों में स्टॉक की असामान्य हानि दर्ज की जाती है। इन फाइनल अकाउंट्स abnormal loss of stock is entered in trading accounts only, profit and loss accounts only, both A and B, balance sheet। तो यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं उसमें जो अब नॉर्मल लॉस होगा स्टॉक का, उसको कैसे दिखाया जाएगा या कहाँ पर दिखाया जाएगा। तो जो भी अब नॉर्मल लॉस होता है, अगर हम बात करें कि स्टॉक में, तो कैसे होगा? या तो लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर होगा, या तो जो लॉस ऑन थेफ्ट होगा, या तो चोरी से हानि होगी, या फिर अग्नि के द्वारा नष्ट हो जाएगा, या फिर आग लगने से जो हानि होगी। इन्हीं दो कारणों से तो लॉस होगा, अब नॉर्मल लॉस जो होगा। तो उसको जो दिखाएंगे या तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देंगे क्रेडिट साइड में, या तो फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसमें दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, दोनों में से किसी में भी दिखाया जा सकता है। क्योंकि लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डैश विमय बिलों के प्रावधानों को नियंत्रित करता है। इन इंडिया द डैश गवर्न्स द प्रोविजन फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, कंपनीज एक्ट 2013। तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं उनको कौन या फिर जो उनसे रिलेटेड प्रोविजंस होते हैं उनको कौन नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल होता है, किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं? इनमें से चार आपके एक्ट दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट। सिंपल सी बात है, विनिमय बिल की बात हो रही है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो किसमें जाएगा? जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होते हैं उसमें जाएगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुनाए गए बिल पर छूट है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज एन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इनकम अकर्ड लायबिलिटी। कि जो भी बिल्स होते हैं उनको जो डिस्काउंट होते हैं उन पर जो रिबेट मिलती है, वो रिबेट क्या है आपके लिए? एक इनकम कितना होती है, या फिर अग्रिम इनकम हो जाती है, या फिर अर्जित की हुई, या फिर एक लायबिलिटी है, दायित्व है। वो क्या हो जाएगा? एडवांस इनकम मानी जाती है कि जो भी इनकम आपको रिसीव हुई है एडवांस में रिसीव हुई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर या फिर खाता बही एक प्रमुख पुस्तक है जिसमें लेजर इज द प्रिंसिपल बुक इन विच only real accounts are kept, only personal accounts are kept, only nominal accounts are kept, all accounts are kept। जो लेजर या फिर खाता बही बनाई जाती है उसमें किस तरह के अकाउंट्स रखे जाते हैं? तीन तरह के होते हैं, अलग अलग बताया है। ये इसमें से कौन सा रखा जाता है? फिर तीनों ही रखे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो आपको पता ही है कि तीनों ही तरह के अकाउंट्स रखे जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्ति और भुगतान खाते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विद रिस्पेक्ट टू रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब आपको बताना है कौन सा गलत है। इट फॉलोज नॉमिनल अकाउंट, इट इज समरी ऑफ कैश बुक, while recording the cash and bank transactions all entries are made on cash basis, it starts with the opening balances of cash and bank। तो यहाँ पर जब बात हो रही है किसकी? जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसकी, तो वहाँ पर उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा यहाँ पर जो दे रखा है वो गलत होगा। बाकी के तीन सही होंगे, कोई एक गलत होगा। यहाँ पर आपका कौन सा गलत हो जाएगा? कि ये नॉमिनल अकाउंट का अनुसरण करता है। ये कथन क्या है? गलत हो जाएगा कि ये जो भी मतलब हम बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट का अनुसरण नहीं करता है। इट इज समरी ऑफ कैश बुक, करेक्ट है, ये कैश बुक की तरह बनाया जाता है। यहाँ पर इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कि
लाभ के उद्देश्य से प्रॉफिट को अर्न करने के लिए नहीं खोली जाती हैं, तो वहां पर ये अकाउंट बनाया जाता है प्राप्ति और भुगतान खाता। तो वहां पर ये जो अकाउंट बनेगा ये बिल्कुल कैश बुक की तरह बनाया जाता है, इसलिए ये नाममात्र खाते का अनुसरण नहीं करता, क्योंकि कैश अकाउंट क्या है, रोकड़ खाता कौन सा खाता होता है, रोकड़ खाता रियल अकाउंट होता है। इसलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है कि रिकॉर्डिंग द कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन ऑल एंट्रीज आर मेड ऑन कैश बेसिस, करेक्ट है ये भी। और साथ में इट स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, ये भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि कैश बुक की तरह बनता है इसलिए। तो यहाँ पर क्योंकि आपसे पूछा था कि कौन सा गलत है, कौन सा गलत हो जाएगा, पहला पॉइंट, एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस आमतौर पर किस अवधि के लिए तैयार किया जाता है? ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड जनरली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 वीक, 1 मंथ, 1 क्वार्टर, 1 ईयर। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो ट्रायल बैलेंस है यानी कि जो तलपट होता है जो बनाया जाता है उसकी अवधि क्या रहती है, टाइम पीरियड क्या रहता है। तो यहाँ पर उसकी अवधि जो रहेगी, जो टाइम पीरियड रहता है मोस्टली 1 वर्ष के लिए, 1 ईयर के लिए ही बनाया जाता है, क्योंकि जो लेखांकन का काम होता है, फाइनेंशियल ईयर जो भी होता है, तो आपको पता है ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है, तो वो पूरा 1 वर्ष की ही अवधि होती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ट्रायल बैलेंस मेल नहीं खाता है तो हमें एक अस्थायी खाता खोलना होगा जिसे कहा जाता है इफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच अप वी नीड टू ओपन अ टेम्परेरी अकाउंट विच इज कॉल्ड सन्ड्री अकाउंट, एरर अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, मिसलेनियस अकाउंट। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं यानी कि जो लेजर हमने बनाया है उसमें जो अकाउंट्स रखे हैं उसमें जो बैलेंस आया है उससे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड अगर इक्वल नहीं आते, वैसे तो मेल आ जाना चाहिए यानी दोनों साइड इक्वल आने चाहिए, तभी माना जाता है कि जो अकाउंट हमने बनाए हैं वो पूरी तरह से करेक्ट है। हालांकि ये बात पूरी तरह नहीं कही जा सकती कि ट्रायल बैलेंस अगर मिल जाएगा तो सारे अकाउंट जो रखे गए हैं वो पूरी तरह से सही होंगे, उसमें कुछ त्रुटियां भी होती हैं, उसके बारे में आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट खोलते हैं ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में हम सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देनदारों का नाम बही खातों में कब दर्ज होगा? डेटर्स विल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन एरर ऑफ कॉस्टिंग, एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ प्रिंसिपल। कि जो डेटर्स होते हैं उनके जो बुक्स हम बना रहे हैं उनको कब दिखाया जाता है, कास्टिंग के टाइम पर, कैरी फॉरवर्ड होने पर, पोस्टिंग के टाइम पर, या फिर प्रिंसिपल के टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर नेम की बात हो रही है जो डेटर्स हैं उनके। तो यहाँ पर ये किस तरह की त्रुटि होती है या किस तरह का एरर होगा, तो ये कॉस्टिंग में एरर कहलाता है, क्योंकि जब कोई भी एक डेटर होता है बार बार उसको क्रेडिट सेल की जा रही है तो वहाँ पर उसके लिए एक अलग से डेटर अकाउंट बना दिया जाता है, तो वहाँ पर जो उसके नाम को शो किया जाता है वो एरर ऑफ कॉस्टिंग कहलाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार निर्धारित बैलेंस शीट के प्रारूप के अनुसार पूंजीगत कार्य प्रगति को शीर्ष के अंतर्गत दिखाया गया है। एज पर द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट प्रिस्क्राइब्ड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज शोन अंडर द हेड ऑफ इंटेंजिबल एसेट, करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट्स, लोन एंड एडवांसेस। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसकी जो अनुसूची 3 है उसमें कि जो बैलेंस शीट का प्रोफार्मा एक बताया गया है, निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार जो पूंजीगत कार्य प्रगति होता है वो किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा, अमूर्त संपत्ति या फिर चालू संपत्ति या वर्तमान संपत्ति, अचल संपत्ति या फिर ऋण और अग्रिम, उसे किसके अंतर्गत दिखाया जाएगा? तो उसे हम जो फिक्स एसेट होती है उसके अंतर्गत दिखाते हैं, यानी कि जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है उसे फिक्स एसेट के अंतर्गत दिखाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस शीट लेखांकन समीकरण पर आधारित है। बैलेंस शीट इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट प्लस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी सेटेड ऐसा ही क्वेश्चन था लेकिन वहां पर क्या था, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर से चेंज था।
तो ये जो समीकरण है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, इन्हें बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। किसी भी तरीके से इसको पूछा जा सकता है, तो जिस भी तरीके से पूछा जाए आप लोग को पता होना चाहिए कि मेन अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पता हो। कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का रिलेटेड आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासमान शेष विधि के अंतर्गत मूल्यह्रास की गणना की जाती है। अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन स्क्रैप वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, बुक वैल्यू, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है उसके अंतर्गत जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है वो किस वैल्यू पर किया जाता है या फिर किस मूल्य पर किया जाता है। तो उसे जो कैलकुलेट किया जाएगा वो बुक वैल्यू पर यानी कि पुस्तक मूल्य पर किया जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली सार्वजनिक उपयोगिता संस्थाओं के खातों को प्रस्तुत करने की एक अलग प्रणाली, इसकी उत्पत्ति किस देश से हुई है? डबल अकाउंट सिस्टम और डिफरेंट सिस्टम ऑफ प्रेजेंटिंग अकाउंट्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी इनिशिएटिव्स ओज इट्स ओरिजिन टू विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हो गया है, वो हटा दीजिए। ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा। तो कौन सी कंट्री में जो आप दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम का यूज करते हैं उसका ओरिजिन हुआ था, उत्पत्ति हुई थी? की किसने थी? लुकास पैसिओली ने की थी। कौन सी कंट्री थी? कंट्री हो जाएगी इंग्लैंड। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसे तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या होता है अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब सुनते हैं तो वहां पर याद नहीं आता है कि कहाँ पर हुई थी, कंफ्यूज हो जाते हैं। इंग्लैंड में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, द गवर्नमेंट, द बैंक अकाउंट होल्डर, द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर बैंक समाधान विवरण जो होता है कौन प्रिपेयर करता है? वो प्रिपेयर किया जाता है जो बैंक खाता धारक होता है, क्योंकि उसको मिलाना होता है कि जो उसकी बैंक यानी कि जो कैश बुक एक बनती है, बैंक बुक होती है, पासबुक जिसे बोल सकते हैं आप लोग, दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों आया है उसका मिलान करने के लिए वो बनाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो यहाँ पर बैंक नहीं बनाता, जो बैंक खाता धारक होता है वो तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवधारणा कि किसी व्यावसायिक उद्यम को निकट भविष्य में बेचा या समाप्त नहीं किया जाएगा, इसे इस प्रकार जाना जाता है। अ कॉन्सेप्ट दैट ए बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज। यानी कहने का क्या मतलब है? फ्यूचर में ना तो उसे बेचा जाएगा ना ही समाप्त किया जा रहा है, यानी वो काफी टाइम तक चलता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, गोइंग कंसर्न, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा है वो? गोइंग कंसर्न हो जाएगा कि अनंत काल तक व्यवसाय हमारा चलता रहेगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज रिडक्शन ऑफ एरर, टू फाइंड reliability of financial position and profit and loss statement, to find out fraud, none of the above। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अंकेक्षण ऑडिटिंग होती है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? वैसे तो बहुत से ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन मेन जो ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए जिस पर बेस्ड होती है ऑडिटिंग, क्योंकि ऑडिटिंग है कुछ आपके मेन एम है, मेन ऑब्जेक्टिव है कुछ, उसके साथ ही सेकेंडरी भी है। यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हो जाता है कि जो वित्तीय स्थिति है और लाभानी विवरण है उसकी विश्वसनीयता देखना कि कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, जो भी चीजें दिखाई हैं उसमें वो सही है या नहीं है उसको चेक करना। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट शब्द की उत्पत्ति डैश भाषा के अडायर शब्द से हुई है। द वर्ड ऑडिट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड अडायर, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, नन ऑफ दीज। ये तो यहाँ पर बता दिया है कि जो ऑडिट है शब्द उसकी उत्पत्ति हुई है अडायर शब्द से, लेकिन अडायर शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है? लैटिन है, ग्रीक या फिर फ्रेंच है? तो जो अडायर शब्द है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, ये हम लोग पढ़े होते हैं, लेकिन क्या होता है एग्जाम के टाइम में कंफ्यूजन हो जाती है। तो जो अडायर शब्द है किस भाषा का शब्द है? वो लैटिन शब्द है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अडायर जो शब्द है इसका मीनिंग क्या होता है?
इसका मीनिंग होता है लिसनिंग, सुनना। क्योंकि पहले जो होता था तो एक व्यक्ति बोलता था, दूसरा व्यक्ति सुनता था और उसी से ये देखा जाता था कि जो भी लिखा गया है वो यहाँ पे जो भी रखे गए हैं ट्रांजैक्शंस के बारे में जो भी अकाउंटिंग की गई वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ टाइप्स ऑफ वाउचर्स। निम्नलिखित में से कौन से वाउचर के प्रकार के उदाहरण हैं? या प्रमाणक भी हिंदी में बोला जाता है इसे। परचेज, रिक्वेजिशन स्लिप, क्रय मांग पर्ची, परचेज इनवाइस, क्रय बीजक, गेट कीपर्स नोट, बैंक पेइंग स्लिप, बैंक भुगतान पर्ची। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर कई ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको ये देखना है कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो। तो यहाँ पर जो परचेज रिक्वेजिशन स्लिप है, परचेज इनवाइस, ये चारों ही क्या हैं, करेक्ट हैं, ये चारों ही वाउचर के प्रकार हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, देख लीजिए यहाँ पर सारे दे रखे हो तो ऑप्शन डी जो दे रखा है उसमें चारों ही बताए गए हैं, तो यही करेक्ट हो जाएगा हमारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन बनाया गया था, बहुत ही इजी सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक डैश ढांचा वह है जहां लेखा परीक्षक सच्ची और निष्पक्ष रिपोर्ट देता है। A dash framework is where the auditor gives a true and fair report. Statutory, regulatory, fair presentation, compliance. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क जिस पर की जो ऑडिटर होगा वो ट्रू और फेयर रिपोर्ट देगा, वो क्या कहलाता है या फिर क्या कहा जाता है? तो वो हो जाता है फेयर प्रेजेंटेशन, निष्पक्ष प्रस्तुति कहते हैं इसको। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। A fair presentation framework is where the author gives a true and fair report. एक आंसर है ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, प्रैक्टिस अच्छे से हो गई होगी। इसी तरह की प्रैक्टिस सेट मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए लेकर के आऊँगी, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।